नमस्ते दोस्तों। कल की हमारी क्लास थी राजस्थान बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए उपयोगी है। तो हमारा टॉपिक था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो दोस्तों हमने बेसिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में पढ़ा था और अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग के कितने प्रकार के मंच होते हैं। इसमें 3 प्रकार के मंच होते हैं दोस्तों, जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिला मंच में दोस्तों 50 लाख तक की जो भी माल की शिकायत है, माल या सेवा की कीमत 50 लाख तक है, वो जिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं। फिर अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक की अगर सीमा है तो वो राज्य आयोग में शिकायत कर सकती है। और राष्ट्रीय आयोग में अगर राज्य आयोग से असंतुष्ट व्यक्ति है वो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारा था दो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अध्याय 1 प्रस्तावना में हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों अध्याय धारा 1 और 2। तो धारा 1 में है कि दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले संपूर्ण भारत में लागू था। 2019 जम्मू कश्मीर को शामिल करके संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें माल और सेवाओं से संबंधित अधिसूचना नहीं किया गया उन पर नहीं लगेगा, मतलब ऐसे माल और सेवाओं पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं लगेगा जो कानून के विरुद्ध है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे परिभाषा है दोस्तों समुचित प्रयोगशालाएं। समुचित प्रयोगशालाएं कौन सी होती है दोस्तों? समुचित प्रयोगशालाएं वह होती है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन कार्यालय जहां पर माल का विश्लेषण जांच करने का काम किया जाता है, अथवा समुचित प्रयोगशाला जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित है लेकिन उसे केंद्र सरकार से अनुमोदन लेना होगा। मतलब जो भी राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला स्थापित की जाती है वो केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं अथवा संस्था व संगठन प्रयोगशाला जिसे केंद्र सरकार से अनुमति की ज़रूरत होगी। जब भी इन्हें अनुदान की ज़रूरत हो तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों मेन बात यही है कि इस पर नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक माल का उपभोक्ता और एक सेवाओं का उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता तो वो होता है कि जो माल या वस्तु को क्रय करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात माल को नकद में, उधार में या आधा उधार आधा मतलब आंशिक रूप से माल का उधार या नकद में खरीदता वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। वह व्यक्ति जो माल खरीदने का वचन देता है, मतलब एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी अधिनियम इस पे लागू होगा कि जो व्यक्ति माल खरीदने का वचन देता है वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में माना जाएगा। अब हम बात करते हैं जीविकोपार्जन के उद्देश्य से जो वस्तु क्रय करने पर उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जो भी व्यक्ति जीविकोपार्जन करने के लिए जो वस्तु खरीदता है वो उपभोक्ता की श्रेणी में माना जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको अलग से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वह व्यक्ति जो वस्तु को वापस पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदता है वह कभी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। अर्थात पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो व्यक्ति वस्तु को खरीदता है वो एक प्रकार से विक्रेता कहलाता है, वो उपभोक्ता नहीं कहलाता। तो ये इसके अपवाद है। अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य से माल का क्रय करता है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। मतलब व्यापार से संबंधित जो भी माल का क्रय करता है वो व्यापारी होता है, वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। अब हम बात करते हैं सेवाओं के उपभोक्ता। दोस्तों सेवाओं के उपभोक्ता वह होता है जो किसी भी व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है या जो व्यक्ति सेवा लेने वाला होता है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और सेवाओं किसी प्रकार की हो सकती है जैसे कोचिंग की सेवाएं और किसी प्रकार की रेस्टोरेंट सेवा, सब एक प्रकार से सेवाओं की श्रेणी में आती है। लेकिन दोस्तों फ्री में अगर कोई सेवा देता है तो वो सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सेवाओं का एक मूल्य आंका जाता है। अगर वो किसी वस्तु की कीमत देकर उसे प्राप्त करता है सेवा तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, वरना वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। जैसे मान लो हम बात करते कि कोई व्यक्ति को फ्री में आपने कोई सेवा दी तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउस वाइफ द्वारा दी गई सेवाएं, जैसे मान लो घरेलू वाइफ अगर कोई सेवा देती है तो वह सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका काम ही सेवा देना है। अब हम बात करते हैं शिकायतकर्ता। दोस्तों कौन शिकायत कर सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में? तो एक तो दोस्तों स्वयं उपभोक्ता होगा वो शिकायत कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक तो स्वयं उपभोक्ता है वो शिकायत कर सकता है, एक केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मतलब सरकार भी इसमें शिकायत कर सकती है। सेवाओं का उपभोक्ता व्यक्ति है वो भी शिकायत कर सकता है। स्वयं सेवा उपभोक्ता संघ, इसका पंजीयन होना आवश्यक है। मतलब स्वयं सहायता समूह जो लोगों द्वारा चलाया जाता है उसका पंजीयन होना आवश्यक है, वो भी शिकायत कर सकता है अगर उसका पंजीयन हो रखा है तो। उपभोक्ता समूह, मतलब कई उपभोक्ता मिलकर एक समूह बना लिए और फिर वो शिकायत करे, तो इसका उद्देश्य पूरे उपभोक्ताओं के हित के लिए होना चाहिए। कि मान लो कोई उपभोक्ता मिलकर कोई एक समूह बना लेते हैं और समूह मिलकर अगर शिकायत करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक प्रकार से लोगों की सेवा करना होना चाहिए दोस्तों। केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण अधिकारी, मतलब केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण अधिकारी है वो भी एक प्रकार से शिकायत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके माता पिता शिकायत कर सकते हैं। अगर माता पिता नहीं है तो उसका कोई वैधानिक गार्जियन, लीगल गार्जियन होता है, वो शिकायत कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं अवयस्क के केस में उसका लीगल गार्जियन, मतलब अवयस्क अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका लीगल गार्जियन शिकायत कर सकता है। अगर कोई मृतक हो जाता है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी, मान लो कि किसी के पिताजी ने कोई वस्तु खरीदी और पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होगा तो वो शिकायत कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति, एक तो दोस्तों ये धारा याद रखना, व्यक्ति की परिभाषा धारा 2 अंडर सेक्शन 31 के अंदर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति कौन होता है। एक तो व्यष्टि होता है कि नागरिक, इसमें व्यक्ति की श्रेणी में आता है हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार को भी दोस्तों इसमें सेवा के अंतर्गत, व्यक्ति के अंतर्गत माना गया है। और दोस्तों हम बात करते हैं आगे फर्म। हिंदू अविभाजित परिवार में एक आप ये याद रखना दोस्तों, हिंदू अविभाजित परिवार में जो मुखिया होता है उसका वही अध्यक्ष होता है और उसके द्वारा ही व्यक्ति की श्रेणी में माना जाता है। और वैसे अगर सदस्य देखे जाए तो भी व्यक्ति की श्रेणी में उनको भी माना जाता है। हम बात करते हैं कि फर्म पंजीयन हो चुका है तो पंजीयन नहीं हुआ है तो भी इसमें शामिल किया, मतलब कोई भी फर्म जिसका पंजीयन हो चुका हो या पंजीयन नहीं हुआ हो तो भी उसको व्यक्ति की श्रेणी में माना जाता है। कंपनी चाहे पंजीकरण हो रखा हो या नहीं हो रखा हो तो भी वो व्यक्ति की शामिल में, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। कंपनी क्या माना जाता है? कृत्रिम व्यक्ति। सहकारी समितियां दोस्तों चाहे पंजीयन हो रखा हो या नहीं हो रखा हो फिर भी इसको व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसी भी अन्य अधिनियम के तहत कोई भी संस्था बना रखी है या संगठन बना रखा है तो कोई भी यूनियन बना रखी है तो उन सब को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। मान लो कि कोई यूनियन बना रखा है, मान लो लेबर यूनियन आदि है, तो ये भी एक प्रकार से व्यक्ति है तो इनको भी शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तियों का समुदाय चाहे पंजीकृत हो रखा हो या नहीं हो रखा हो, इनको व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों ये पंजीयन वाला केस अभी 2019 के अंतर्गत ही लागू हुआ है, पहले ये पंजीकरण का संबंध नहीं माना जाता था। अब हम बात करते हैं कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का भी दोस्तों अभी 2019 में ही प्रावधान किया गया है, तो ये कृत्रिम वाला आप अलग से याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम व्यक्ति चाहे पंजीयन हो रखा हो या नहीं हो रखा हो व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सदस्य धारा 2 अंडर सेक्शन 27। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आयोग के सदस्य, परिषद के सदस्य तथा आयोग तथा परिषद के अध्यक्ष भी सदस्य की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं। तो सदस्य की बात हो गई। सदस्य की धारा आप याद रखना, धारा 2 अंडर सेक्शन 27। अब हम बात करते हैं शिकायत दोस्तों धारा 2 अंडर सेक्शन 6 में दी गई है। शिकायत स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा की जाती है, या तो व्यक्ति स्वयं कर सकता है या उसका कोई प्रतिनिधि है तो वो प्रतिनिधि शिकायत कर सकता है। दोनों प्रकार से दोस्तों शिकायत की जा सकती है। अब हम बात करते हैं शिकायत हमेशा लिखित रूप में होनी चाहिए, सादे कागज़ पर होनी चाहिए, या तो लिखित रूप में होगी या फिर कोई सादा कागज़ के अंदर शिकायत की जा सकती है। शिकायत स्वयं द्वारा या डाक द्वारा भी की जा सकती है दोस्तों। शिकायत स्वयं व्यक्ति खुद भी कर सकता है या डाक द्वारा भी भेज सकता है। कई केसों में दोस्तों व्यक्ति मौन रहना चाहता है तो अपनी शिकायत डाक द्वारा भेज सकता है। शिकायत किसके विरुद्ध की जा सकती है? अनुचित व्यवहार कर रहा
हो तो उसके लिए शिकायत की जा सकती है। मान लो कोई अनुचित व्यापार व्यवहार कर रहा है, जैसे मान लो कोई आपने वस्तु खरीदी और वस्तु के बाद में आपको जो सेवाएं देनी है वो नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। अनुचित अनुबंध, मान लो कोई आपने अनुबंध किया कि 5 साल तक कोई आपने लैंड उधार ली और वो समय से पहले ही आपको मान लो मकान वगैरह लैंड खाली करवा रहा है, तो उस केस में भी आप शिकायत कर सकते हो। प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, मतलब ऐसा व्यापार जो प्रतिबंध है उस केस में आपको माल बेच दिया या वस्तु या सेवाएं प्रदान करता है, फिर आप उस केस में भी शिकायत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं माल के संबंध में। माल के संबंध में दोस्तों, विक्रेता के विरुद्ध गुणवत्ता की कमी, स्वास्थ्य के हानिकारक माल का ISO मार्क, दोस्तों ISO मार्क ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर एक मार्क लगा हुआ होता है, के अनुसार नहीं होने पर शिकायत कर सकते हो। मतलब गुणवत्ता के अनुसार माल नहीं है तो आप शिकायत कर सकते हो। माल के संबंध में मूल्य अधिक वसूल करने, MRP से अधिक वसूल करने पर या कानून में बताए गए मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करने पर आप शिकायत कर सकते हो। राज्य सरकार द्वारा बताए मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, तो भी आप शिकायत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों धारा 2 अंडर सेक्शन 9 के अंदर उपभोक्ता के अधिकार। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ता के विश्व स्तर पर तो 7 अधिकार बताए गए हैं और हमारे यहाँ भारत में उपभोक्ता के 6 अधिकार है। तो आप मेन याद रखिए कि शिक्षा का अधिकार, आजीवन एक उपभोक्ता को जागरूकता का अधिकार। मान लो कि किसी भी उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है जो आजीवन जागरूकता का अधिकार प्रदान करता है। सुरक्षा का अधिकार, इसे प्राथमिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी उपभोक्ता अपनी सुरक्षा प्राप्त करेगा। इसके लिए हमारे यहाँ मंच बनाए गए हैं, जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। हम बात करते हैं चयन का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तु पसंद करने का अधिकार होता है कि आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, उसके लिए आप चयन और पसंद, कोई भी दुकानदार आपको ये नहीं कह सकता कि ये वस्तु आप देख ली तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको अधिकार है कि आप किसी वस्तु को चयन और देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सूचना का अधिकार। दोस्तों आप कहीं भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, आपको सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था इसी अधिकार के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि क्षतिपूर्ति का अधिकार। दोस्तों इस अधिकार के बिना सारे अधिकार व्यर्थ है, क्योंकि अगर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति ही नहीं मिली तो वो अधिकार 5 अधिकारों का आधार माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपभोक्ता विवाद। यदि उपभोक्ता कोई वस्तु किसी दुकानदार से खरीदता है और वस्तु खराब, अनुचित माल, या उपभोक्ता उस वस्तु दुकानदार पर आरोप लगाता है और दुकानदार मना कर देता है, तो उपभोक्ता उसके विरुद्ध आयोग में शिकायत कर सकता है। यह उपभोक्ता विवाद कहलाता है। विवाद क्या होता है कि मान लो कि आपको किसी वस्तु के बारे में गलत जानकारी दी है, वस्तु खराब दी है, इसके बारे में आप शिकायत करोगे तो आपके कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता विवाद। ये धारा 2(8) के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों ये भी याद रखना। उत्पादक और पुनः निर्माणकर्ता, जो वस्तु बनाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। उस वस्तु के आवश्यक पुर्जे को बनाने वाला अथवा उस वस्तु के पार्ट्स को जोड़कर बनाने वाला भी उत्पादक की श्रेणी में। मान लो कोई गाड़ी है तो गाड़ी के पार्ट्स अलग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और गाड़ी को कोई अलग कंपनी, जैसे टाटा मोटर्स, ये पार्ट्स तो अलग कंपनी से खरीदेगी और गाड़ी एक प्रकार से खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो ये जो दोनों ही कंपनियां का क्या कहलाएगी, उत्पादक कहलाएगी, क्योंकि वो पार्ट्स का उत्पादन कर रही है, ये मोटर्स गाड़ी का उत्पादन कर रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक। उस वस्तु पर मोहर लगाने वाला, जैसे मान लो आपने कोई वस्तु तैयार की है, उत्पादन किया, आप उस पर मोहर लगा रहे हो तो भी आप उत्पादक की श्रेणी में माने जाओगे। तो दोस्तों मोहर लगाने वाला भी क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों या तो माल के संबंध में हो सकता है या सेवाओं के संबंध में हो सकता है। अपर्याप्तता, माल या सेवाओं से संबंधित अपर्याप्तता की, मान लो आपको माल या सेवाओं के संबंध में अपर्याप्त जानकारी दी गई। दोस्तों ये धारा याद रखना, दोष 2(10) और अपर्याप्तता 2(11), धारा 2 अंडर सेक्शन 11। ई कॉमर्स दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जो हम कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से करते हैं, उसे ई कॉमर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी क्लास है, तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।